गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने चर्चा की थी कौटिल्य महोदय को लेकर के, और कौटिल्य के अधिकांश विचारों को अपन ने प्रीवियस क्लासों के अंदर अपन ने देखा था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे उनमें अपन ने राज्य के बारे में देखा था, अर्थात राजा का जो उन्होंने विचार दिया था राजा की दिनचर्या को लेकर के, राज्य की जो प्रकृति थी, राज्य की प्रकृति को कौटिल्य महोदय ने उसका नाम दिया था साप्तांग सिद्धांत। इसकी भी अपन ने काफ़ी डिटेल के साथ चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि साप्तांग सिद्धांत में वह राज्य के 7 अंगों की चर्चा करता है। जो विद्यार्थी प्रीवियस क्लास में नहीं जुड़ पाए थे वो एक बार इनके नाम दोबारा लिख लेना। सबसे पहले यहाँ चर्चा करता है राजा की, जिसको अपन देखते हैं कि स्वामी के नाम से संबोधित किया गया था। इसके बाद अपन ने देखा था अमात्य, जिसको मंत्री कहा जाता है। इसके बाद पूर था, जिसको दुर्ग के रूप में भी अपन देख सकते हैं। फिर था जनपद, जनपद के अंदर अपन ने देखा था जनसंख्या प्लस भूभाग की चर्चा करता है। और इसके बाद कोश, और अंत में उसने चर्चा की थी मित्र की। तो ये जो राज्य के जो 7 अंग हैं, ये बेसिकली स्वायत्त जो सिद्धांत है, आंगिक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, स्वायत्त सिद्धांत, उसके अनुसार कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों की चर्चा की थी। अर्थात ये राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रकृति होती है जो राज्य को संपूर्ण रूप से उसे परिपूर्ण बनाती है। तो इस प्रकार उन्होंने इसकी प्रकृति की चर्चा की थी। इसके बाद अपन ने देखा था कि कौटिल्य सबसे महत्वपूर्ण मानता है राज्य के लिए परराष्ट्र नीति को, और परराष्ट्र नीति के अंदर अपन ने देखा था, परराष्ट्र नीति को अपन वैसे भी देख सकते हैं विदेश नीति। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ होता है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो संबंधों का जो विस्तार है वो किस प्रकार से होगा, उस पर चर्चा की गई थी। और इन सिद्धांत जो थे, साप्तांग सिद्धांत और उसकी जो परराष्ट्र नीति थी, ये अपन ने मनु के संदर्भ में भी अपन ने इस चीज़ का अध्ययन किया था। इसके बाद अपन देखते हैं कि परराष्ट्र नीति थी, उसमें महत्वपूर्ण था मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत की चर्चा करता है और मंडल सिद्धांत में वह 12 राज्यों का एक वर्त बताता है और उसके आधार पे वो बताता है कि कौन सा राज्य अपना शत्रु होगा और कौन सा राज्य अपना दुश्मन, अर्थात उसको मित्र की श्रेणी में अपन देखते हैं। तो उस प्रकार की चर्चा वो यहाँ पे करता है, यानी शत्रु और मित्र की चर्चा वो यहाँ पे करता है। मंडल सिद्धांत के साथ अपन ने चर्चा की थी 60 गुण्य नीति, जिसको अपन 6 लक्षणों वाली नीति भी कहते हैं। इसमें 6 लक्षण बताए थे अलग अलग प्रकार के। उसने बताया था कि कब संधि करनी चाहिए, कब विग्रह करना चाहिए, कब यान यानी वास्तविक जो आक्रमण था, आसन, द्वेदी भाव, संशय, ये इसमें 6 लक्षण बताए थे। और इसके अलावा अपन ने एक चर्चा की थी उपाय की, जो शांति के उपाय जो होते हैं, बेसिकली इन्होंने जो ये चर्चा की थी वो शांति के लिए की थी। और इस उपाय में अपन ने चर्चा की थी साम, दाम, दंड और भेद की। तो कुल मिलाकर के अपन ने कौटिल्य महोदय के बारे में ये अध्ययन किया था। आज अपन कौटिल्य की जो चर्चा करेंगे वो राज्य के लिए, यानी इस राज्य की व्यवस्था के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण मानता है इस चीज को भी कि राज्य के लिए जो गुप्तचर व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था, ये भी राज्य के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसके आधार पे राजा अपने आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से अपने शत्रुओं की जो जानकारी है वो प्राप्त करता है कि आंतरिक रूप से राज्य के अंदर जो है वो राजा के विरुद्ध किस प्रकार का कौन सा समूह है, कौन से लोग हैं जो षड्यंत्र बना रहे हैं, या बाहर का कोई राज्य अपने राज्य पे किस प्रकार के आक्रमण की नीतियाँ अपना रहा है। तो ये संपूर्ण जो जानकारी है राजा को, ये संपूर्ण जानकारी राजा को इस गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से मिलती है। और यहाँ कौटिल्य जो गुप्तचर की जो चर्चा करता है वो 2 प्रकार के गुप्तचर बताता है।
आज अपन यही प्रयास करेंगे गुप्तचर व्यवस्था को जानने के लिए, किसी भी राज्य की सुदृढ़ता के लिए, शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने मधुर संबंधों के लिए वह गुप्तचर व्यवस्था की बात करता है कि राजा एक राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, यानी एक शक्ति का जो केंद्र होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जो बात थी वो थी गुप्तचर की। राजा के पास एक शक्तिशाली गुप्तचर की व्यवस्था होनी चाहिए जो समय समय पे राजा को सूचनाएं भेजता रहे या भेजते रहे कि राज्य के अंदर किस क्षेत्र में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इनको लेकर के तो यहाँ कौटिल्य जो है गुप्तचर व्यवस्था की जो बात करता है इसमें वह दो प्रकार के गुप्तचरों की बात करता है। एक है स्थायी गुप्तचर और एक होता है अस्थायी गुप्तचर। अब देखिए इनके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है स्थायी और अस्थायी। स्थायी का मतलब होता है एक स्थान, यानी एक निश्चित स्थान पे रह करके सूचनाएं एकत्रित कर करके राजा के पास भेजना, और अस्थायी होता है इसका मतलब होता है परिसंचरण, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें गुप्तचर किसी एक स्थान पे स्थायी रूप से नहीं रहता है, वह समय के साथ साथ अपने स्थान को बदलता रहता है और स्थान बदलने के साथ साथ वह अलग अलग स्थानों की सूचनाएं जो है वो वहां पहुंच करके एकत्रित करता है और राजा के पास से पहुंचाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी, वो अस्थायी और स्थायी के रूप में उनको बांटा गया है। स्थायी गुप्तचरों की अपन चर्चा करते हैं तो कौटिल्य इनके 5 प्रकार बताता है। कितने प्रकार बताता है? 5 प्रकार बताता है, और इसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो कौटिल्य इसमें भी करता है। तो अपन यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, उसके माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं कि कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के जो स्थायी जो प्रकार बताए 5 वो कौन कौन से और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की है। गुप्तचर व्यवस्था, इस गुप्तचर व्यवस्था के 2 पार्ट हैं। एक है स्थायी गुप्तचर, और दूसरा पार्ट है अस्थायी गुप्तचर। ये 2 प्रकार के बताते हैं। जब अपन स्थायी गुप्तचर की बात करते हैं तो इसके उसने 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? बेसिकली 5 प्रकार बताए जो भिन्न भिन्न वेश में रह करके राज्य के लिए सूचनाएं एकत्रित करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 काप्टिक गुप्तचर, काप्टिक गुप्तचर। दूसरा होता है वैदेहिक गुप्तचर, यानी इनके जो रूप हैं ये अलग अलग वेश में निवास करते हैं। इसके अलावा तीसरा है उदास्थित गुप्तचर। चौथा है ग्रहापति गुप्तचर, और 5वां है तापिस गुप्तचर। यानी कि ये 5 जो प्रकार उसने बताए थे, तापिस भी बोल सकते हैं इसको, तापस भी बोलते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया मिलती है तो इसको तापस भी है, तापस गुप्तचर। अब देखिए इसमें कि कौटिल्य ने जो गुप्तचरों की, जो स्थायी गुप्तचरों की जो 5 श्रेणियां बताई हैं, इन 5 श्रेणियों के आधार पे वह गुप्तचरों को स्थायी रूप से 5 भागों में डिवाइड करता है। अब यहाँ जो ये 5 इसके जो प्रकार हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, ये किस वेश में रहते हैं और किस प्रकार की सूचनाएं जो होती हैं वो एकत्रित कर राजा के पास भेजते हैं। तो स्थायी गुप्तचर आपने देखा, स्थायी गुप्तचर का मतलब होता है एक स्थान पे एक स्थायी निवास जो होता है उनका, एक स्थायी निवास स्थान पे रह करके सूचनाएं एकत्रित कर करके राजा के पास भेजना। और उनके जो 5 प्रकार हैं, कपाटिक जो आपने देखा था, काप्टिक, ये गुप्तचर होता है, ये गुप्तचर
विद्यार्थी के वेश में रहता है। किसके वेश में रहता है? विद्यार्थी के वेश में। यानी आपको यह याद रखना है कि कपाटिक का जो अर्थ है यहाँ पे वो विद्यार्थी के लिए लिया गया है कि ये जो गुप्तचर है वो विद्यार्थी के वेश में रहता है। अर्थात ये विद्यार्थी जो होता है वह अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो इस प्रकार का जो आवागमन होता है उसके आधार पे वो सूचना एकत्रित करता है और राजा के पास भेजता है। वैदेहक का अर्थ होता है यहाँ पे व्यापारी के तौर पे। उदास्थित और गृहपति, इनकी भी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो वैदेहक जो है वो है व्यापारी के वेश में। किसके वेश में रहता है ये? व्यापारी के वेश में रहता है। उदास्थित होता है वह सन्यासी के वेश में रहता है। सन्यासी के वेश में। गृहपति जो होता है इसको अपन किसान के रूप में देखते हैं। किसके रूप में रहता है? किसान के वेश में। यानी जो उत्पादन करता है, खेतीबाड़ी का जो कार्य करता है उसको। और तापस जो होता है वो होता है तांत्रिक। तांत्रिक के वेश में रहता है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में अपनी नोटबुक, मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी नोटबुक को रखें कि कौटिल्य के बारे में एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे जो संबंधित जो सवाल होते हैं आपके जो एग्जाम के अंदर 2-2 अंक के जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं कौटिल्य को लेकर के। अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कौटिल्य ने स्थायी गुप्तचरों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। आपको केवल इतना बताना है कि कौटिल्य ने 5 प्रकार के स्थायी गुप्तचरों की श्रेणियां बताई थी। उनके नाम भी पूछ सकता है। ये कौटिल्य ने जो गुप्तचरों की स्थायी श्रेणियां बताई हैं, किन्हीं 4 के या किन्हीं 2 के नाम लिखिए, या ये नाम दे करके आपको उनके अर्थ के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आपको हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अपन जब भी अपनी स्टडी करते हैं, अपना जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए अपने को, अपने अध्ययन को इसी प्रकार से करें ताकि अपन जो कुछ भी पढ़ें वो हमेशा हमारे दिमाग में उसकी जो श्रेणियां हैं वो हमेशा चलती रहें। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि कपाटिक जो गुप्तचर हैं ये किस प्रकार की श्रेणी होती है, इसमें किस प्रकार के समूह को शामिल करता है। तो वो कहता है कि कपाटिक गुप्तचर होते हैं उसमें विद्यार्थी के वेश में ये रहते हैं। गुप्तचर जो होते हैं विद्यार्थी के वेश में रहते हैं, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का अपन ये कह सकते हैं कि नाटक करते हैं। और ये विद्यार्थी के रूप में इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो कार्य होता है सूचनाओं को एकत्रित करके राजा के पास भेजना। वैदेहक जो होता है व्यापारी के वेश में रहता है, अर्थात ये व्यापार का कार्य करता है क्योंकि व्यापारी के पास भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आते हैं, वो लोगों के बीच जाकर के व्यापार से संबंधित गतिविधियां जो होती है वो संपन्न करता है। तो इस प्रकार वो वहाँ की सूचनाएं प्राप्त करके राजा के पास भेजता है। उदास्थित जो गुप्तचर होता है ये सन्यासी के वेश में होता है। ये सन्यासी होता है और इसके पास भी इस प्रकार की सूचनाएं जो होती हैं वो सन्यासी के वेश में इसको प्राप्त करता है, क्योंकि सन्यासी भी एक घर से दूसरे घर के पास उपदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के पास इस प्रकार से वो क्या करता है, घूमता रहता है। तो यहाँ ये भी सूचनाएं, ये किसान के रूप में गृहपति होता है और तापस जो होता है वो तांत्रिक के रूप में होता है। तो कौटिल्य ने स्थायी गुप्तचरों की 5 प्रकार की श्रेणियाँ बताई हैं। अब अपन देखते हैं कि कौटिल्य अस्थायी तौर पर भी कुछ गुप्तचरों की श्रेणियां जो है वो विभाजित करता है, इसलिए मैं यहाँ इसको लिखता हूँ। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहला है परिव्राजक, दूसरा है तीक्ष्ण, तीसरा है विषकन्या, परिव्राजक, तीक्ष्ण और विषकन्या, और
चौथा है इसमें रसद, और पांचवा होता है भिक्षुणी, भिक्षा का जो कार्य करते हैं, इस प्रकार का। तो यहाँ देखिए ये इनके कार्य प्रणाली है वो भी अलग अलग है। अब अपन जब परिवार की बात करते हैं, ये होता है खाना बनाने का कार्य करने वाला, यानी परिवार जो होता है वो खाना बनाने का कार्य करने वाला होता है। तीक्ष्ण जो होता है ये इसमें दया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दया नहीं होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी पैसा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें किसी प्रकार की दया भाव नहीं पाया जाता है। पैसा दिया जाएगा तो ये कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा विषकन्या जो होती है ये नृत्यांगना होती है जो नाच गाने का कार्य करती है। रसद जो होता है ये लालची प्रवृत्ति का होता है, अर्थात लालच के आधार पे ये कार्य करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और भिक्षुणी जो होती है ये जो होते हैं जो भिक्षा मांगते हैं उस प्रकार का कार्य ये करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अपन देख सकते हैं ये भी 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ आप इसमें भी देख सकते हैं कि अस्थायी के भी कितने प्रकार बताता है? 5 प्रकार बताता है। और स्थायी के भी कितने बताए? 5 प्रकार बताए। लेकिन ये चीज़ें तभी रहेंगी जब आप अपनी नोटबुक में जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को बीच बीच में आप पुश करके आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ें जो हैं आप लिखते रहें और इन पे अपना जो मनन है वो करते रहें। और समय जब भी आपको समय मिले समय के साथ इनका रिवीजन भी आप करते रहें, क्योंकि जब एग्जाम में सब बड़ा सवाल जब आपसे पूछा जाएगा कि कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था की विवेचना कीजिए, क्योंकि अपने एग्जाम के अंदर 5 अंक का सवाल भी आता है। तो यहाँ इसमें गुप्तचर व्यवस्था में 5 अंक का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको स्थायी और अस्थायी के ये जो 5 जो पार्ट हैं ये भी आपको बनाने पड़ेंगे। और साथ में आपको ये इनके जो नाम है नाम को लिख करके इनके अंदर की जो कार्य प्रणाली है कि किस प्रकार की वेशभूषा ये धारण करते हैं और उसके आधार पर ये सूचनाएं एकत्रित करते हैं तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। एक बार मैं पुनः आपके सामने इसका रिविजन कर देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ अपन कौटिल्य को पढ़ रहे थे। कौटिल्य के बारे में अपन ने साप्तांग सिद्धांत का अध्ययन किया था, अपन ने कौटिल्य की परराष्ट्र नीति का अध्ययन किया था। कौटिल्य ने राजा पे जो कठोर दिनचर्या उसकी जो व्यवस्था थी राजा पे एक नियंत्रण की उस पर भी अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद आज अपन ने चर्चा की थी कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था की। कौटिल्य गुप्तचर व्यवस्था को महत्वपूर्ण क्यों मानता है कि वो कहता है कि कोई भी राज्य अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अर्थात अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों के सामने अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उस राज्य की गुप्तचर जो व्यवस्था है उसका भी मजबूत होना आवश्यक है। और उस गुप्तचर व्यवस्था की वो बात इसलिए करता है कि गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से ही राजा को वो सूचनाएं मिलती हैं कि अपने राज्य के अंदर और राज्य से बाहर की सीमा पे कौन राज्य के विरुद्ध षड्यंत्रकारी कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां जो राज्य होती हैं ये राजा तक गुप्तचरों के माध्यम से ही पहुंचती हैं। तो इसलिए वह गुप्तचरों पर विशेष बल देता है। और कौटिल्य कहता है कि गुप्तचर जो है वो 2 प्रकार के होने चाहिए, एक स्थायी गुप्तचर होते एक दूसरे अस्थायी। स्थायी गुप्तचर एक स्थान निवास जो उनका स्थायी है और अस्थायी होते हैं वो घूमते रहते हैं, समय के साथ बनते रहते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि स्थायी गुप्तचरों में सबसे पहला जो पार्ट उन्होंने बनाया था वो था काप्टिक का। काप्टिक जो गुप्तचर है वो विद्यार्थी के वेश में रहता है। इसके बाद उन्होंने वैदेहिक गुप्तचर बताया था जो व्यापारी के वेश में रहता है। फिर उदास्थित गुप्तचर वो सन्यासी के वेश में रहता है। और गरापति जो गुप्तचर है ये किसान के रूप में रहता है। और तापस जो गुप्तचर है ये तांत्रिक के वेश में रहता है। इसके अलावा उन्होंने जो अस्थायी गुप्तचर बताए थे इसके भी 5 प्रकार बताए थे। परिवारक जो खाना बनाने का कार्य करता है, तीक्ष्ण जिसमें दया नहीं होती है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और विषकन्या जो नृत्यांगना का कार्य करती है, और रसद जो होता है वो लालची प्रवृत्ति का होता है पैसे के आधार पर कार्य करने वाला, और भिक्षुणी जो होती है वो भिक्षा का कार्य करती है। तो इस प्रकार वो गुप्तचरों को स्थायी और अस्थायी के रूप में बांटता है। इसके अलावा अपन एक हल्का सा अपन ये भी देख लेते हैं कि कौटिल्य ने जो गुप्तचर व्यवस्था बनाई है उस गुप्तचर व्यवस्था के कार्य क्या है। अपन कार्यों को भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कार्य अपन इसी आधार पर निकालेंगे कि गुप्तचर व्यवस्था के जो कार्य हैं
सबसे पहला कार्य तो आ जाएगा कि अपन ये कह सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचनाओं को राजा तक पहुंचाता है। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा कि ये जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं वो राजा तक पहुंचाता है। दूसरा अपन इसका कार्य ये भी देख सकते हैं कि गुप्तचर जो होता है, जो मंत्रियों में किसी भी प्रकार की कोई अनबन हो जाती है, उनमें कोई षड्यंत्र उत्पन्न होता है, तो उसकी सूचना मंत्रियों के अंदर उपजे षड्यंत्र की जानकारी जुटाना। यानी कि मंत्री के अंदर भी इस प्रकार का अपन को देखने को मिलता है कि मंत्रियों के बीच भी बड़े पद की लालसा या राज्य के बड़े भूभाग पे अपना आधिपत्य रखने के लिए, तो इस प्रकार की उनके अंदर भी आपसी षड्यंत्र की जो गतिविधियां होती हैं वो चलती रहती हैं। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है गुप्तचर का कि वो मंत्रियों के अंदर भी इस प्रकार का कोई षड्यंत्र उपज रहा है तो उसकी जानकारी भी वो राजा तक पहुंचाए। तीसरा अपन देख सकते हैं कि राजा और जनता, कि शासक जो होता है वो किसके हित के लिए कार्य करता है? जनता के लिए कार्य करता है। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं जनता और शासक के बीच संबंधों की, तो जनता की जो राजा के प्रति जो मनस्थिति है कि राजा के द्वारा जो जनहित के जो कार्य किए गए हैं उसका किस प्रकार का परिणाम है जन समुदाय के बीच में, लोग राजा की नीतियों की पालना किस प्रकार से करते हैं, क्या भय के आधार पर करते हैं या राजा की नीतियाँ जो लोक कल्याणकारी हैं, जनहितैषी हैं, उसके आधार पर उसकी पालना करते हैं। तो इस प्रकार भी ये क्या होता है, गुप्तचर जो होता है वो जनता की मनस्थिति, यानी जनता की जो मनस्थिति है, मनस्थिति की जानकारी राजा तक देता है। साहब किस तक ले जाता है? राजा तक, उसकी मनस्थिति। चौथा कार्य अपन दे सकते हैं शत्रु राज्यों की षड्यंत्रकारी योजनाओं की जानकारी। यानी जो राज्य की सीमाओं पर जो स्थित जो अन्य राज्य हैं वो अपने राज्य के लिए किस प्रकार की षड्यंत्रकारी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, उनकी सूचना भी गुप्तचर जो होता है वो राजा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसके आधार पे गुप्तचर है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार कौटिल्य की जो गुप्तचर व्यवस्था थी, इसका कोई बड़ा पार्ट नहीं है। आप गुप्तचर व्यवस्था को देख करके आपके मन में इस प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा अध्याय है। आपको केवल यही समझने का प्रयास करना है कि गुप्तचर का बेसिकली जो कार्य जो होता है वो क्या होता है। गुप्तचर का होता है गुप्त सूचनाओं को शासक तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो करते रहना, अर्थात गुप्त सूचनाएं शासक तक पहुंचाना, ये कार्य होता है। अब यहाँ अपन जो स्थिति बनती है प्रकार के आधार पे कि गुप्तचर के कितने प्रकार होते हैं, तो कौटिल्य ने गुप्तचर के 2 प्रकार बताए थे, स्थायी और अस्थायी। स्थायी के भी 5 प्रकार हैं और अस्थायी के भी 5 प्रकार हैं, और इनके जो नामकरण उन्होंने किए हैं, अलग अलग नाम से दिया है। उनके कार्य हैं वो किस वेश में रह करके अपने कार्यों को अंजाम देता है, तो वो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में भी इनको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कार्य भी बता दिए कि इसके जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो अपन ने देखा महत्वपूर्ण सूचनाओं राजा तक पहुंचाना, मंत्रियों के अंदर जो विवाद की स्थिति बनती है या 2 मंत्रियों के बीच या एक मंत्री समूह के बीच में किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस विवाद की स्थिति को भी ये क्या करता है, राजा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके अलावा अपन ने देखा कि ये गुप्तचर जो होते हैं जनता की मनस्थिति की जानकारी जो होती है वो राजा तक पहुंचाते हैं। अब जनता की मनस्थिति का मतलब यहाँ पे देखते हैं कि राजा ने कोई भी योजना, कोई भी कार्य जो जनहित के लिए किया है उसके प्रति जनता का किस प्रकार का रुझान है। जनता जो है वो शासक को पसंद करती है, नापसंद करती है, पसंद करती है तो किस आधार पे करती है, और नापसंद करती है तो किस आधार पे राजा का विरोध करती है। और अगर इस प्रकार की
विरोध की स्थितियां अगर कहीं किसी क्षेत्र विशेष के अंदर उठ रही हैं तो समय रहते हुए उनको दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये समय के साथ ये गुप्तचर जो होते हैं वो ये सूचनाएं राजा तक पहुंचाते हैं, जिसके आधार पे उस स्थिति जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको दबाया जा सकता है। इसके अलावा शत्रु राज्यों की जो षड्यंत्रकारी योजनाएं जो होती हैं उनको भी वह शासक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके अलावा अपन देखते हैं एक अलग पार्ट है और वो है उसके राजदूत। इसी के साथ अपन राजदूत को भी यहाँ देख लेते हैं, इसमें भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। राजदूत व्यवस्था। राजदूत व्यवस्था ये राज्य के दूत होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। यानी ये दो राज्य हैं, यहाँ का कोई राजदूत यहाँ जब नियुक्त किया जाता है तो वो इस राज्य की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनको इस राज्य के अंदर संपन्न करता है। या कोई तीसरा राज्य है तो यहाँ पर भी इसके राजदूत जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं, राजा के दूत होते हैं जो राजा की सूचनाओं को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। अब कौटिल्य इस राजदूत व्यवस्था के भी कुछ प्रकार बताता है, अर्थात राजदूतों की भी कुछ श्रेणियाँ बताता है और उन श्रेणियों के आधार पर ही उनके जो कार्य हैं वो अलग अलग निर्धारित करता है। तो बेसिकली अपन देखेंगे कि कौटिल्य जो है राजदूत व्यवस्था के 3 प्रकार बताता है। कितने प्रकार बताता है? 3 प्रकार बताता है। पहला है निष्ठार्थ राजदूत। दूसरा है परिमितार्थ राजदूत। और तीसरा है शासनहार राजदूत। 3 श्रेणियां हैं, निष्ठार्थ राजदूत, परिमितार्थ राजदूत और शासनहार राजदूत। अब अपन इन्होंने जो 3 प्रकार बताए ये प्रकार हैं उनके कार्य के आधार पे। किसके आधार पे? कार्य के आधार पे कि ये किस किस प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। बेसिकली इनकी जो शक्तियां हैं या अपन ये कह सकते हैं कार्य के साथ अपन देख सकते हैं शक्ति के रूप में भी कि किसके पास शक्ति का जो रूप है वो किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम पाया जाता है। तो अपन यहाँ अब इसके अर्थ निकालेंगे तब देखेंगे कि ये कौटिल्य ने जो बताया है निष्ठार्थ जो राजदूत होता है इसके अंदर बताया है कि ये शक्ति संपन्न होता है। क्या होता है? शक्ति संपन्न। और शक्ति संपन्न का यहाँ किस प्रकार का कि ये कोई भी संधि प्लस कोई समझौता करता है इसके रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ ये कोई भी संधि और समझौता करेगा तो उसमें उसे राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राजा की अनुमति आवश्यक नहीं। यानी कि ये जो निष्ठार्थ जो राजदूत होता है ये शक्ति संपन्न होता है, अर्थात ये जब दूसरे राज्य में जिस राज्य के अंदर इसको नियुक्त किया जाता है वहां वह उस राजा के साथ कोई भी संधि या समझौता करने के लिए पहले से क्या है अधिकार संपन्न है। जो राजा उसको उस राज्य में नियुक्त करता है वो पहले से उसे इस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है कि वो राजा की अनुमति के बगैर संधि या समझौता कर सकता है। यानी कोई भी संधि या समझौता करेगा वहां पे तो उसे राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात राजा ने पहले ही उसे इस प्रकार के अधिकार दे रखे हैं। इसके अलावा परिमितार्थ जो राजदूत होता है ये जब कोई संधि या समझौता करता है तो यहां आपको केवल इतना ध्यान रखना है इसके लिए राजा की
अनुमति आवश्यक है, आवश्यक है। अब देखिए दोनों में अंतर आ गया ना यहाँ पे, निश्रेष्टार्थ और प्रीमितार्थ में। यहाँ ये निश्रेष्टार्थ जो राजदूत है, इसे राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पास पहले से इस प्रकार के अधिकार राजा ने दे रखे हैं, इसलिए वो संधि और समझौता जब करता है तो राजा की अनुमति नहीं लेता है। लेकिन प्रीमितार्थ जो राजदूत है, इसके पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है, इसलिए वो कोई भी संधि या समझौता उस राजा के साथ करता है, दूसरे राज्य में जहां उसको नियुक्त किया गया है, वहां वह राजा की अनुमति लेकर के ही कोई संधि या समझौता कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है राजा की अनुमति आवश्यक है, किसके लिए? संधि और समझौते के लिए। और तीसरा जो राजदूत की जो श्रेणी उन्होंने बताई थी, शासनहार राजदूत, इसमें क्या होता है, यह केवल संदेश भेजने का कार्य करता है। अर्थात ये ए राज्य है और ये बी राज्य है, अगर इसको यहाँ नियुक्त किया गया है, इसको किसको? शासनहार, ये तीसरे नंबर वाले को यहाँ नियुक्त किया गया है, तो यहाँ की सूचनाएं हैं वो यहाँ भेजता है साहब। ये संदेश भेजने का ही कार्य करता है। इसके पास इस प्रकार के अधिकार नहीं है कि वो राजा की अनुमति लेकर के या बिना राजा की अनुमति के उस राज्य के साथ किसी प्रकार की संधि या समझौते कर सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौटिल्य की जो राजदूत जो व्यवस्था है, इसके भी कौटिल्य ने 3 प्रकार बताए हैं, और 3 प्रकारों को मैंने अलग अलग करके आपको बता दिया है। एग्जाम में इसमें भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कौटिल्य ने राजदूत व्यवस्था के कितने प्रकार बताए, 3 बताए, कोई 2 नाम लिखिए। या ये पूछा जा सकता है निश्रेष्टार्थ जो राजदूत है उसके किस प्रकार के कार्य हैं, तो आपको यहाँ देखना है कि उस राजा जो होता है इस प्रकार के राजदूत की जब नियुक्ति करता है तो उसे पहले से इस प्रकार के अधिकार दे दिए जाते हैं कि वह उसकी जहाँ जिस राज्य में नियुक्ति की जाती है वहाँ कोई भी संधि या समझौता वो राजा की अनुमति के बगैर कर सकता है, क्योंकि ऐसे अधिकार राजा ने उसे नियुक्त करते समय पहले ही प्रदान कर दिए थे। दूसरा था प्रीमितार्थ जो राजदूत है, इसकी नियुक्ति जब किसी राज्य में की जाती है तो राजा इसको इस प्रकार के अधिकार नहीं देता है कि वह बिना अनुमति की कोई अधिकार समझौता या संधि कर सके, इसलिए ये जो भी संधि या समझौता करता है उसके लिए पहले वो राजा से अनुमति प्राप्त करता है। और तीसरे प्रकार का जो राजदूत है, शासनहार राजदूत, ये केवल संदेश भेजने का कार्य करता है, इसके पास ना तो कोई संधि या समझौते करने का इस प्रकार किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं होते हैं। तो आज की इस क्लास के माध्यम से आपने 2 चीज़ों के बारे में आपने अध्ययन किया, राजदूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। दोनों ही टॉपिक जो है बहुत ही सरल और सिंपल है। एक बार भी आपने इनको अच्छे से अध्ययन किया तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आपके सामने घूमती रहेंगी और उनका रिवीजन जो है वो आप साथ साथ करते रहेंगे, तो निश्चित तौर से आपकी स्थायी मेमोरी में रहेगा। और आप जब कभी भी आपके सामने इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनेंगी तो आप निश्चित तौर से इनको अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब अपने एक नए टॉपिक के साथ मेकियावली को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।